हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दैट्स मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, सेशन नंबर 10, यस 10वां सेशन आ गया है। एक ईमानदार कोशिश उन सब एस्पिरेंट्स के लिए, उन सब लोगों के लिए जिनको एक स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जरूरत थी, जिनको एक स्ट्रक्चर्ड मेथड नहीं मिल रहा था, और उसकी वजह से खासकर हमारे हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट्स, उनके लिए बड़ा मेजर नुकसान हो रहा था। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत ही ध्यान से डिटेल में पढ़ाना चाहिए, और एक पॉलिटी एक ऐसे सब्जेक्ट से, राज्य व्यवस्था के एक ऐसे सब्जेक्ट से तुम्हें बहुत सारे और सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। थोड़ा बहुत ये एथिक्स में भी आ जाता है, गवर्नेंस आईआर तो ऑब्वियसली आता है बाद में, अगर तुमने ऑप्शनल लिया पीएसआईआर, और प्लस बाकी सब छोड़ दो यार। जब तुम आईएएस आईपीएस वगैरह ऑफिसर बनोगे तो पॉलिटी एक्चुअली तुम्हारा ब्रेड एंड बटर होगा, क्योंकि तुमको वो आना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, और इसी सीरीज में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेकिन मेरा अपना तरीका है, मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं इंश्योर करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आए, और इसीलिए मैंने 9 सेशंस पढ़ा चुका हूं। आज हमारा 10th सेशन है। आज मैं तुम्हारा एक रिलेटिवली एक छोटा मोटा चैलेंज कर लेता हूं। क्या कहने की बात है सर, चुनौती है, राइट? सो मेक श्योर कि तुम इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखते हैं कि तुम मेरी क्लासेस अटेंड भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुम्हारी तरफ से, अगर मेरी तरफ से ईमानदार कोशिश है, तो तुम्हारी तरफ से भी एक ईमानदार कोशिश होनी चाहिए टू ट्राई एंड क्रैक दिस एग्जाम। तो जब मैं तुम्हारे लिए इतना मददगार कोशिश कर रहा हूं, कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, कि मैं उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स भी जीते। तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैंने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए, और इन्हीं क्वेश्चंस को मैं चाहता हूं कि तुम अटेम्प्ट करो। 5-7 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम कहां पर स्टैंड करते हो। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए, तो तुम्हारे पास ये एक्सक्यूज नहीं होगा, या फिर ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी यार, ये कम से कम हमें बस हिंदी में होता, जो कि मेरे बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट फ्रेंड्स ने बोला था। आइदर वे, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें अपना अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE। इस कोड को स्कैन कर लो, अनअकैडमी की वेबसाइट पे चले जाओ, और ऐसे भी चले जाओगे तो वहां पर SIDLIVE SIDLIVE यूज करो। मेरी इच्छा यह है कि तुम मेरी टीम का पार्ट बनो, और तुम्हें SIDLIVE यूज करते तुम्हें बहुत सारे डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। 24,999 में, 24,999 में 15 महीने का तुम्हें कोर्स मिल रहा है। व्हाट मोर कैन यू वांट? तो इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेना, इस कोड को स्कैन कर लेना, और मेरा कोड यूज करना SIDLIVE। ये मेरा रेफरल कोड है। आई बी वेरी वेरी हैप्पी टू वेलकम यू ऑन माई टीम। सो पहला क्वेश्चन आते हुए तुम्हारे सामने, आराम से इसको देखो और फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दो। द फॉलोइंग इज अ क्रूशल रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। A should be a member of the Lok Sabha. B should be at least 35 years of age. C both A and B. D none of the above. मतलब ना इधर A नॉर B नॉर C। भारत के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने के लिए, कब्जा थोड़ा सा लूज इंटरप्रिटेशन है, करने के लिए निम्नलिखित एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, A and B दोनों, या फिर none of the above। जल्दी से आंसर दो, तुम्हारे पास 30 सेकेंड है टू फटाफट आंसर दिस क्वेश्चन, राइट? नो वेस्टेज ऑफ टाइम, क्विकली आंसर देना, सोच समझ के आंसर दो। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ऑल ऑफ यू गो फॉर इट। और कीवर्ड याद रखना, कीवर्ड यहां पे लिखा हुआ है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कीवर्ड इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बड़ा जरूरी वर्ड है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर देखो, मैं तुम्हें यूपीएससी पढ़ाने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे बेटा तुमको, वैसे ज्यादातर नलायक ही होंगे, लेकिन जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना तो तुमको चैंपियन बना दूंगा। सो नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस आंसर। सर आंसर इसका ये है क्या? डी। क्या बात कर रहे हो सर, कैसे बात बोल रहे हो? बिल्कुल मेरा बेटा। सबसे पहले याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं नहीं लिखा हुआ कि केवल लोकसभा का मेंबर राज्यसभा, क्या केवल लोकसभा का मेंबर प्रधानमंत्री बन सकता है? सर्टेनली नॉट। तो आपके पास क्लासिकल एग्जांपल है मनमोहन सिंह सर। मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के एमपी थे, फिर भी वो प्रधानमंत्री थे। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा ही नहीं है कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा भी है,
वो तो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो हम किसी और दिन कहानी बनाएंगे। और अगर हम ये बात मान के भी चले कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए तो कम से कम वो 25 साल के होने चाहिए। लोकसभा की आयु जो रिक्वायरमेंट ऑफ एज है दैट इज 25, कैन नॉट बी 35। तो आइदर वेज ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई और ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो ऑब्वियसली आंसर इज नन ऑफ द अबव। सो दिस इज हाउ यू, ध्यान से देखो कितने अच्छे से ट्रैप किया जाता है। लगता है कि लोकसभा का मेंबर होना कंपलसरी है बट दैट इज नॉट एक्चुअली द रिक्वायरमेंट। एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स लुक एट एक और क्वेश्चन। Which of the following is true about a no confidence motion in the parliament? A. Must be moved only in the Lok Sabha. If it carries, then the entire council of ministers resigns. C. Political parties can issue whip while voting in a no confidence motion. या फिर all of the above. संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मैंने तुम्हें पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ाया हुआ है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केवल लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए यदि यह लागू हो जाता है। कैरी इस वर्ड जो इंग्लिश में लिखा है ना उसका मतलब होता है कि वो पास हो गया। यदि यह लागू हो जाता है तो मंत्रियों की पूरी परिषद इस्तीफा दे देती है। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान राजनीतिक दल विप जारी कर सकते हैं या फिर ऑल ऑफ द अबव। सोच समझ के आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो, सोच समझ के। इनमें से कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं है। यूट्यूब पर आमतौर पर जिस तरह के वीडियोस में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल ग्लूकॉन डी टाइप क्वेश्चन होते हैं। हाँ सर, पार्ले ग्लूकोज टाइप के। तो वो क्वेश्चन होते हैं कि ऐसे यार बच्चों को बस खुश मनाओ, खुशी खुशी दो उनको। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनमें जान निकल जाए यार इंसान की। और इसी तरह से यूपीएससी की तैयारी होती है। प्यार मोहब्बत से तो सिर्फ प्यार मोहब्बत होती है, एग्जाम पास करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। आंसर ऑफ कोर्स हियर इज डी। पहले चेक कर लो फटाफट, आंसर इज डी। सर डी मतलब ऑल ऑफ द अबव, सारे ठीक है। कैसे बातें कर रहे हो सर? सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। लोकसभा में होगा ना नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार को कहां विश्वास प्रस्ताव चाहिए सर, कहां मेजोरिटी चाहिए, कहां बहुमत चाहिए? हमें हर टाइम चाहिए इन द लोकसभा। तो चैलेंज भी कहां होगा सर? लोकसभा में। अगर वो कैरी हो गया, अगर वो पास हो गया तो एंटायर काउंसिल, यस मैंने तुम्हें बोला था हम डूबेंगे और तैरेंगे साथ में, वी विल सिंक और स्विम टुगेदर। तो ये पूरा होगा और पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को जरूर बचाएगी। वो विप इश्यू करेगी। विप क्या होता है? विप एक ऑर्डर होता है कि अपने मेंबर्स को कि भाई अगर हमारे खिलाफ हम जैसा बोलेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे तुम्हें वैसा ही वोट करना पड़ेगा। तो विपक्ष बोलेगी यस, जो सरकार बोलेगी नो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हर एक कोई विप इश्यू होता है। तो एक तरह से ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तीन हो गए। ओके, सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन कमिंग योर वे, ध्यान से। ये तो एक्चुअली देखा जाए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा तुम्हें पूछ लो। Which specialized security agency looks after the security of the Prime Minister and his family? SPG, Special Protections Group, NIA, National Investigative Agency, CBI, Central Bureau of Investigation या फिर दिल्ली पुलिस? कौन सी विशेष सुरक्षा एजेंसी प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा की देखभाल करती है? एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और दिल्ली पुलिस? स्पेशलाइज्ड। ओके, स्पेशलाइज्ड कौन सी एजेंसी वर्क करती है? जल्दी जल्दी। ये तो कॉमन, ये तो सर करंट अफेयर्स हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल बात सही बोल रहे हो, करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। विच स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी एजेंसी? जल्दी से आंसर दो। वैसे तुमने देखा होगा खासकर जब 26 जनवरी की परेड वगैरह होती है या फिर कभी कभी देखते हो तो तुम्हें बड़े स्मार्टली और बड़े खूंखार डेंजरसली स्पेशलाइज्ड कमांडोज दिखते हैं। ओके, उन्होंने ऐसा बड़ी अलग ही ड्रेस पहने होते हैं। वो ब्लैक कैट कमांडोज नहीं, वो बड़े अलग से कमांडोज होते हैं। वो होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी। और इनका काम केवल प्राइम मिनिस्टर और उनके परिवार के रक्षा करना होता है। तो 1984 में जब मैडम इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हो गई थी प्राइम मिनिस्टर की, तो उसके बाद एक एसपीजी ग्रुप बनाया गया। ये बिल्कुल स्पेशलाइज कोर ग्रुप है जिनका काम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का ख्याल रखना है। ये तुम्हें देखना चाहिए, ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं।
तो ये हो गया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और एसपीजी। अब देखो इसमें क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पूछो, देखो यूपीएससी में क्वेश्चन बड़े ध्यान से आता है। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस नहीं ध्यान दे रही होगी, लेकिन वर्ड यहां पे था स्पेशलाइज, विशेष सुरक्षा। तो कभी कभी है ना आदमी ना जरूरत से ज्यादा सोचने लग जाता है। ओके, ना ओवर थिंकिंग मत करो। स्पेशलाइज ग्रुप बोला गया, वो भी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फैमिली के लिए। ओके, दिल्ली पुलिस और सबकी भी रक्षा करेंगे। सो दैट इज इट। एनआईए वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको टेरर एंड टेररिस्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के डील करने के लिए बनाया गया, आतंकवाद के लिए बनाया गया। सो दैट इज एनआईए। सीबीआई तो जग जाहिर है, सबको पता क्या है, उसका एजेंसी का सिक्योरिटी वगैरह से कोई लेना देने नहीं है, वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका इससे कोई लेना देने नहीं। अब तक 3 क्वेश्चंस हो गए, राइट। इन सारे क्वेश्चंस को नोट करते चले जाओ, ये मेरे क्वेश्चंस है, ये तुमको चैंपियन बना देंगे। ओके, सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल टॉपर मटेरियल है। attempted to immunize the elections of the prime minister and the speaker of the Lok Sabha from judicial review. Article 329 capital A, 31 capital B, Article 310, Article 21 capital A। संविधान में डाले गए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने न्यायिक समीक्षा से प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनावों को प्रतिरक्षित करने का प्रयास किया? 329 ए, 329 ए, 31 बी, 310, 21 ए। अगर ये तुमने आंसर दे दिया, मेरी तरफ से चॉकलेट है। क्या बात करूं, मैं चॉकलेट भिजवा रहा हूं। ओके सर, ये आंसर देने वालों को चॉकलेट मिलेगी। बहुत ही बढ़िया, धुरंधर लोग हो तुम लोग। इस आर्टिकल को आंसर देने के लिए या इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तुमको एक्स्ट्रा रीडिंग करनी पड़ेगी, जो ऑब्वियसली मैं प्लस क्लासेस में तो मैं पता ही देता हूं, लेकिन एक्स्ट्रा रीडिंग क्या होता है। तो हुआ क्या था कि जब 1975 में, राइट, जब इमरजेंसी लगी थी, तो उस इमरजेंसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी के ऊपर यह सवाल उठ गया था कि उनको शायद अपनी प्राइम मिनिस्टेरियल पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। ये 12 जून 1975 की कहानी है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सिन्हा ने यह फैसला दे दिया था। उसके तुरंत बाद 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 29वां संशोधन पास किया गया, जिसमें सरकार ने यह कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर और प्रधानमंत्री का अगर चुनाव होगा तो उसमें अगर कोई भी डाउट आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो वो पार्लियामेंट खुद, संसद खुद उसका फैसला करेगी, कोर्ट को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये जो आर्टिकल डाला गया था, ये आर्टिकल 329 कैपिटल ए था। ऑब्वियसली आगे आने वाले टाइम में संशोधनों से और एज वेल एज जुडिशियल रिव्यू से इसको नल एंड वॉइड किया गया था। बट देखा जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा दोनों को बचा लिया गया कि कोर्ट में सवाल नहीं पूछा जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑलराइट, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए। आंसर इज ए। अगर तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तो डोंट बीट योरसेल्फ अराउंड इट, बिकॉज ये टफ क्वेश्चन था और ये मैंने जानबूझ के तुमको डराने के लिए कर दिया कि यार तुम एक्स्ट्रा रीडिंग भी करो, राइट। थोड़ा सा ध्यान रखो, ऐसे हम क्वेश्चन प्लस क्लासेस में करते रहते हैं, लेकिन अगर नहीं भी आया तो इट्स ऑल ओके, धीरे धीरे आ जाएगा। बट इसके नोट्स जरूर बना लो, कभी कभी यूपीएससी ना उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ लेती है। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज, मैक्सिमम सबसे ज्यादा, मैक्सिमम परसेंटेज of members of the house who can be appointed as members of union council of ministers? 10%, 15%, 25%, none of the above। सदन के सदस्यों का अधिकतम प्रतिशत क्या है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? 10%, 15%, 25% और उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दो। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज, सबसे ज्यादा कितने हो सकते हैं? लोकसभा का टोटल ले लो, ओके। ये मेंबर्स ऑफ द हाउस पूछा है, तो मेरा मतलब यहां पे मेंबर्स ऑफ द लोकसभा है, ठीक है। तो ये मेंबर्स ऑफ द लोकसभा है, सदन मतलब मेरा यहां पे लोकसभा से मतलब है। तो लोकसभा के कितने सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनको आप केंद्रीय मंत्रिमंडल का मेंबर बना सकते हो? और मैं इस क्वेश्चन का आंसर देते देते मुझे एक एक्स्ट्रा चॉकलेट चाहिए, तो एक आंसर और लिख देना। कमेंट सेक्शन में ये भी लिख दो कि ये जो लिमिट डाली गई ये कौन से अमेंडमेंट से डाली गई, ठीक है सर। तो आंसर ऑब्वियसली इसका आंसर इज बी, 15% से ज्यादा एक भी नहीं होता, और उसमें यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस द प्राइम मिनिस्टर है। लिख लो,
मैंने क्या बोला, केंद्रीय मंत्रिमंडल प्लस द प्रधानमंत्री 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और मैं फटाफट चाहूंगा कि तुम लोग उसका संशोधन लिखो, कमेंट्स में लिखो, राइट, कौन से अमेंडमेंट से ये लिमिट डाली गई। और ये आंसर आएगा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। सो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ये डाला गया एंड दिस इज द आंसर ओवर हियर। एक क्वेश्चन और, हाउ आर सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द यूनियन मिनिस्टर्स डिटरमिन्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, बाय द पार्लियामेंट, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। केंद्रीय मंत्रियों के वेतन और भत्ते कैसे निर्धारित किए जाते हैं, कौन करता है? कैबिनेट सचिवालय, संसद द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, या फिर संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कौन डिसाइड करता है कि यूनियन केंद्रीय मंत्रिमंडल के कितनी सैलरी होगी, कौन डिटरमाइन करता है? बहुत ही बढ़िया। और इस क्वेश्चन का भी एक एक्स्ट्रा पार्ट आएगा, और वो एक्स्ट्रा पार्ट ये आएगा कि तुमने मुझे लिखा होगा कि उसकी सैलरी लिखी का है। हाँ सर, इन सबकी सैलरीज लिखी का है। तो आंसर ऑफ कोर्स सर, आंसर ऑफ कोर्स इज द पार्लियामेंट। और इसका ये लिखा का है, फटाफट लिखो कि ये लिखा का है। वेयर इज दैट रिटन? कहां लिखा होता है ये सैलरीज वगैरह, ये कहां लिखे होते हैं भत्ते? ये लिखे होते हैं बेटा सेकेंड शेड्यूल में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड शेड्यूल खोल के देखोगे तो वहां पे तुमको सैलरीज, भत्ते, ये सब कुछ मिल जाएगा। दिस इज रिटन इन द सेकेंड शेड्यूल। जितने भी मार्क्स आए घबराना मत, मैं तुम्हें एक ऐसे लेवल तक ले जाऊंगा, ओके, खासकर अगर तुम मेरे साथ प्लस क्लासेस में होंगे, प्लीज इसको किसी तरह की एडवर्टाइजमेंट मत समझना, लेकिन एक कोर टीचिंग एनवायरनमेंट के लिए मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। अगर तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, आई विल बी वेरी हैप्पी। प्लीज मेरी टीम का पार्ट बनिए। सेटलाइट एक बड़ी ईमानदार, एक बड़ी जोर शोर वाली कोशिश की जाएगी कि आपको एक ऐसे लेवल तक, एक ऐसे मुकाम तक मैं ले जाऊं जहां पर तुम्हें पॉलिटी इजी लगने लग जाए। अगर वो नहीं किया तो क्या फायदा हुआ? सो चाहे तुम जीरो हो, चाहे तुम्हें कुछ भी ना आता हो, राइट, कोशिश करेंगे, मैं तुमको वहां तक ड्रिल कर दूंगा जहां तक तुम्हें ये एग्जाम रीचेबल लगने लगेगा। सो घबराना मत, जो भी था दैट इज इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और करते। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which of the following statements relating to advice tendered by the ministers to the president would be correct? A, it shall not be inquired into in any court. It can be inquired into the Supreme Court. It can be inquired into in all the courts. It cannot be inquired into in the high courts. घबराहट हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? इसका किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। इसकी जांच उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। इसकी सभी न्यायालयों में जांच की जा सकती है, उच्च न्यायालयों में इसकी जांच नहीं की जा सकती। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है सर। ऑलराइट, तो आंसर इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती अनटिल अनलेस तुम टाइम पास करोगे। अगर मैं आर्टिकल 74 का 74 का सब क्लॉज 2 पढ़ूं तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई भी एडवाइस, जो भी सलाह मंत्री राष्ट्रपति को देते हैं, उसको कोई कोर्ट नहीं पूछ सकता। इट शैल नॉट बी कॉल्ड इन एनी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। सो ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था। आंसर ऑफ कोर्स इसका हो गया ए। जिन्होंने ये आंसर दिया मतलब वो सही मायनों में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बड़े अच्छा क्वेश्चन है कि ये एडवाइस सीक्रेट होती है, ये गुप्त रखी जाती है, इसको कभी नहीं बताया जाता। तो जितने भी मार्क्स आए फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो कि जितने क्वेश्चन आए उनमें से कितने तुम्हारे करेक्ट आए और कितने नहीं आए। एक और क्वेश्चन, विच आर्टिकल एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स फॉर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 78 या नन ऑफ द अबव? कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से भारत में उप प्रधानमंत्री के लिए प्रदान करता है? यानी कि एक पोस्ट है उप प्रधानमंत्री, उसको कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल मेंशन करता है?
जिन्होंने ये आंसर दे दिया उनको मेरी तरफ से एक और चॉकलेट। सर ये चॉकलेट आ भी रही है कि नहीं आ रही? आएगी आएगी, धीरे धीरे निकलेगी। ओके, सो आंसर इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है, जो प्लीज याद रखना कि हमारे संविधान में कहीं पर भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री शब्द लिखा ही नहीं है। ये केवल एक राजनीतिक अरेंजमेंट होती है, ये केवल एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट होती है। इसको कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं होता। इट इज नॉट मेंशन्ड इन एनीवेयर। तो इस बारे में याद रखना, ना कहीं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उप प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, ना कहीं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ है, ऐसा लिखा ही नहीं है। तो ये गूगली क्वेश्चन है, प्लीज रिमेंबर। और जिन लोगों ने ये आंसर दे दिया है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आई होप तुम लोगों ने ये इंजॉय किया। मुझे फटाफट लिख कर देना कमेंट्स में कितने राइट आए, ईमानदारी से। जो रॉन्ग आए उनको मैं धीरे धीरे तुमको और एक्सपर्ट कर दूंगा, जो राइट आए उसको मुझे प्लीज लिख कर देना। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। ये था सेशन नंबर 10। हर 9 सेशंस के बाद हम एक बार रिवाइज करेंगे, ताकि जब तक तुम्हारे हमारे सारे सेशंस हो जाएंगे तुम बन जाओगे कोई धुरंधर खिलाड़ी। और अगर मैं फिर से तुम्हें स्वागत करता हूं, अगर तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, प्लीज मेरा कोड यूज करना, सेड लाइक। I'll be very, very happy to teach you. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and जय हिंद। कल भगवान ने चाहा तो मिलते हैं 5 बजे। थैंक यू।